नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होने वाला है, इसे लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट तैयार किया है। 45 दिनों तक चलने वाले क्रिकेट के महाकुंभ से भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगी रफ्तार, 22,000 करोड़ रुपए का कैसे मिलेगा बूस्टर डोज। अगले 50 दिनों तक भारत में क्रिकेट का खुमार चढ़ा रहेगा। इस बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है। ऐसे में भारत में विश्व कप के आयोजन का बड़ा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पर एक रिपोर्ट तैयार किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे वर्ल्ड कप के चलते भारत की जीडीपी को 22,000 करोड़ रुपए का 2.65 बिलियन डॉलर का बूस्टर डोज मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप के दौरान इवेंट मैनेजमेंट, गिग वर्कर और सिक्योरिटी पर 750 से 1,000 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। इस दौरान स्पोर्ट्स से जुड़े आइटम्स और दूसरे मर्केंडाइज आइटम्स की खरीदारी पर भी लोग 100 से 200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। रेस्टोरेंट, कैफे में मैच की स्क्रीनिंग और घर बैठकर ऐप के जरिए फूड ऑर्डर करने पर पूरे टूर्नामेंट के दौरान 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार देखने को मिल सकता है। इन सभी खर्चों को जोड़ दे तो क्रिकेट विश्व कप के दौरान कुल खर्च 18,000 से 22,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसका फायदा वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी में मजबूत बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिलेगा। इस इवेंट के दौरान टिकट सेल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी पर जीएसटी वसूली के जरिए सरकार को टैक्स रेवेन्यू के तौर पर बड़ी कमाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। क्रिकेट वर्ल्ड कप का अहमदाबाद में शुभारंभ, कितनी टीमें लेंगी भाग, इस बार क्या होगा खास, जानिए टूर्नामेंट से जुड़ी अंदर की बात। वर्ल्ड कप 2023 का अहमदाबाद में प्रारंभ। विश्व कप का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये 13वां वनडे वर्ल्ड कप है। भारत में आयोजित होने वाला टूर्नामेंट अलग अलग शहरों के 10 स्टेडियमों में खेला जाएगा। आइए जानते हैं विश्व कप के बारे में अंदरूनी खास बातें। इस विश्व कप में टीमों की संख्या पिछले विश्व कप से काफी कम रखी गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले 2 विश्व कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज टीम इस बार विश्व कप का हिस्सा नहीं है। वेस्ट इंडीज की टीम इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई। इस बार विश्व कप में 10 टीमें हिस्सा ले रही है। इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और नीदरलैंड की टीमें शामिल है। वर्ल्ड कप के मैच 5 अक्टूबर से और फाइनल 19 अक्टूबर को खेला जाएगा, यानी यह टूर्नामेंट कुल 46 दिनों तक चलेगा। सभी मैचों के लिए 2 समय निर्धारित है। दिन के मैच सुबह 10:30 बजे और दिन रात के मैच दोपहर 2 बजे शुरू होंगे। यह पहली बार है कि भारत अकेले वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1987, 1996 और 2011 में भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ संयुक्त रूप से विश्व कप की मेजबानी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। किस देश में हुए हैं सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप के मैच, भारत पहली बार अकेले कर रहा है होस्ट, पहले कैसा रहा था माहौल, आइए देखते हैं। वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले क्रिकेट फैंस लगातार इसे लेकर अलग अलग जानकारी जुटाने में लग गए हैं। इस बार भारत वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है, यानी वर्ल्ड कप के सभी मैच भारत में अलग अलग मैदानों पर खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप शुरू होते ही क्रिकेट फैंस ने इसे लेकर तमाम तरह की जानकारी भी जुटाना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड से क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड ने अब तक रिकॉर्ड 5 बार 1975, 1979, 1983, 1999 और 2019 वर्ल्ड कप होस्ट किया है। इंग्लैंड के नाम अकेले लगातार 2 बार वर्ल्ड कप होस्ट करने का भी रिकॉर्ड है। बाकी वर्ल्ड कप उसने संयुक्त तौर पर होस्ट किए थे। इंग्लैंड के नाम अकेले लगातार 2 बार वर्ल्ड कप होस्ट करने का भी रिकॉर्ड है। बाकी वर्ल्ड कप उसने संयुक्त तौर पर होस्ट किए थे। मुख्य चैंपियनशिप 5 अक्टूबर को शुरू होगी और 19 नवंबर को समाप्त होगी, जिसमें 10 टीमों के बीच 48 मैच
खेले जाएंगे। क्रिकेट के शॉपिस इवेंट में टीम इंडिया के पर्पल पैच के अलावा इस साल अतिरिक्त उत्साह है, क्योंकि देश 12 सालों में पहली बार विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान के दौरे पर राज्य को 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर प्रधानमंत्री ने क्या किया हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर गए हुए हैं। वहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, राजस्थान की धरती गौरव की धरती है। राजस्थान गौरवशाली इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भारत सरकार राजस्थान के विकास के लिए काम कर रही है। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बात हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, राजस्थान में तो कांग्रेस की विधायक ही कहती है वह सुरक्षित नहीं है। पीएम ने कहा, सीएम अशोक गहलोत थक गए हैं, इसलिए उनको आराम करना चाहिए। पीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप आराम कीजिए, हम संभाल लेंगे। पीएम ने कहा, बीजेपी आएगी तो वहां दंगे रुकवाएगी। पीएम मोदी ने कहा, आज मारवाड़ की पवित्र धरती पर जोधपुर में कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बीते 9 सालों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उनके परिणाम आज हम सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता जारी होने से पहले महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का ऐलान किया है। चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा कदम दिलाएगा चुनावी जीत। महिलाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण देने का ऐलान किया है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये शिवराज सरकार का एक और बड़ा कदम बताया जा रहा है। फिलहाल महिला आरक्षण प्रदेश में 33% ही है। बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान और आचार संहिता जारी होने से पहले आधी आबादी को साधने के लिए बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, अभी पुलिस विभाग में बेटियों की भर्ती केवल 30% होती थी, अब इसे बढ़ाकर 35% कर रहा हूं। बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की ही होगी। वही इससे पहले पत्रकारों के लिए कई कल्याणकारी सुविधाओं की भी घोषणा की थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से विकासात्मक कार्यों का अध्ययन करने के लिए हर साल 5 महिला पत्रकारों को फेलोशिप मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट जीएस। बिहार के जातिगत सर्वे के बाहर आने के साथ ही देश में एक बार फिर से ओबीसी की राजनीति की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया, क्यों खतरनाक है जितनी आबादी उतना हक की मांग। रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर क्या साधा निशाना। सांसद राहुल गांधी ने कहा है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इन पर हमला बोला। रिजिजू ने चेतावनी देते हुए कहा कि इसकी वजह से कम आबादी वाले पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ी राज्य हर चीज से वंचित रह जाएंगे।
किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी आग के साथ खेल रहे हैं। जितनी आबादी उतना हक की उनकी मांग भारत को मार देगी। अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी उत्तर पूर्वी राज्य, लद्दाख जैसे राज्य और हजारों छोटे समुदाय जिनकी आबादी कम है, वे हर चीज से वंचित हो जाएंगे। सीमावर्ती इलाकों का कभी विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत कम लोग उबड़-खाबड़ और ऐसे दुर्गम इलाकों में रहते हैं। भारत के अल्पसंख्यकों को राष्ट्र निर्माण में कभी अवसर नहीं मिलेगा। दरअसल राहुल गांधी लगातार राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। वह ये भी चाहते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग या कहे ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिल्ली के नई शराब नीति लागू होने के बाद इसमें गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। इसे लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट LG को सौंपी और जांच शुरू हुई। मुख्य सचिव की रिपोर्ट मनीष सिसोदिया पर शिकंजा, ईडी की एंट्री और फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी। जानिए सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक की पूरी कहानी अंदर की बात में। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की नई शराब नीति एक बार फिर चर्चाओं में है। संजय सिंह के आवास पर छापेमारी हुई और फिर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शराब नीति में गड़बड़ी के आरोपों की जांच ईडी और CBI दोनों कर रहे हैं। संजय सिंह से पहले फरवरी में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इसके बाद गड़बड़ियों की शिकायत आई और जांच शुरू हुई। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल VK सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें नीति को लेकर कई खुलासे किए गए थे। रिपोर्ट में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसमें मनीष सिसोदिया और 3 पूर्व सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में पैसों की हेराफेरी भी हुई थी, इसलिए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। शराब घोटाले मामले में अभी तक 15 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। CBI ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें मनीष सिसोदिया के अलावा साउथ ग्रुप के सदस्य विजय नायर, चैरियट प्रोडक्शन के डायरेक्टर राजेश जोशी, राघव मांगोटा का नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। पार्टी ने यूपी में लोकसभा की 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सपा ने बाकायदा इसकी घोषणा भी की थी। नवरात्रि तक लोकसभा की इन 15 सीटों पर उम्मीदवार क्यों उतारना चाहती है सपा? मिशन 24 में जुटी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 15 सीटों पर नवरात्रि तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसके संकेत भी दिए हैं। अखिलेश ने कहा है कि हमने बीजेपी के बड़े नेताओं को हराने का प्लान बना लिया है। नवरात्रि आते ही VIP सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने लोकसभा की 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, जबकि 20 सीटों पर नामों को लेकर माथापच्ची जारी है। इन 20 सीटों के लिए 2-2 उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार की है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं उनमें कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर सपा पिछले 3 चुनाव से लगातार हार रही है। सपा इस बार लोकसभा सीट जीतने के लिए कुछ विधायकों को भी मैदान में उतारने की तैयारी में है। सपा ने यूपी की VIP सीटों को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में उन सीटों को रखा है जहां उसका दबदबा ठीक ठाक है। वही दूसरी कैटेगरी में ऐसे सीटों को रखा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार 19 ऐसे सीटों का चयन किया है जहां स्थापना के बाद से ही पार्टी कभी जीत नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।